प्यारे दोस्तों, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक वासी और खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम जफारिया था। इस सल्तनत के चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे, नीली नीली नदियां थी और घने जंगल थे जहां हर तरह के परिंदे और जानवर रहते थे। इस सल्तनत का बादशाह एक बुरा और जालिम आदमी था जिसका नाम तैमूर था। वो अपनी प्रजा से बहुत सख्त बर्ताव करता, मजदूरों से ज्यादा काम लेता और उन्हें मजदूरी कम देता। किसान अगर फसल उगाता तो बादशाह के आदमी आके ज्यादातर हिस्सा ले जाते और गरीब किसान के हाथ में कुछ ना रहता। मगर लोगों की कोई नहीं सुनता थी। जो बोलने की कोशिश करता उसे कैद कर दिया जाता। जो खामोश रहता वो भूखा रहता। जफारिया की प्रजा तरास तरास के दिनों गुजार रही थी। इस जालिम बादशाह के महल के पास एक छोटी सी झोंपड़ी में एक बढ़िया कपड़े सिलने वाली औरत रहती थी। उसका नाम नीलोफार था। वो एक सीधी सादी और भीगी आहत वाली औरत थी। उसका शोहर 1 साल पहले बीमारी की वजह से गुजार गया था और वो अकेली अपने 2 बच्चों को पाल रही थी। बड़ा बेटा जयन था जो 13 साल का था। छोटी बेटी मैरा थी जो 11 साल की थी। दोनों बहुत ज़हीन और नेकडील बच्चे थे। मैरा अपनी अम्मा की मदद करती और जयन पड़ोस वालों की छोटी मोटी मजूरी करता। इस तरह तीनों मौसमों की मार झेलते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। नीलोफर के घर के पिछवाड़े में एक बड़ा सा बेर का दरख्त था। इस दरख्त पर 2 कबूतर रहते थे। एक का नाम फौवद था जो बूढ़ा था। उसकी आंखें गहरा नीली थीं और पर में एक सुनहरी खट था। दूसरा कबूतर छोटा था जिसका नाम शयान था। वो रंगदार था। उसके पर सब्ज और नीले रंग के थे और उसकी एक आंख में एक खास चमक थी जो पहली नजर में ही नजर आती थी। दोनों इंसानों की तरह बातें करते थे। नीलोफर और उसके बच्चे उनसे अक्सर बातें करते। ये कबूतर उनके लिए सिर्फ परिंदे नहीं बल्कि घर के फर्द थे। शाम को जब सब थक के बैठते तो फौवाद कोई पुरानी कहानी सुनाता और शयान बीच बीच में इतनी मजेदार बातें करता कि सब हंस हंस के लोटपोट हो जाते। एक सुबह की बात है कि जफारिया में एक बुरी खबर फैल गई। एक अजीब आंधी ने रात भर पूरी सल्तनत को परेशान रखा और सुबह जब लोग सोकर उठे तो देखते हैं कि पूरी सल्तनत का पानी जहर हो गया था। कईन, नदियां, तलब सब में पानी था, मगर उस पानी को पीने के बाद लोग बेहोश हो जाते। जानवर बीमार पड़ गए, फसलें मुरझा गईं। बच्चों का रंग पीला पड़ गया। किसी की समझ में ना आता था कि यह हुआ क्या। बादशाह तैमूर ने अपने वजीरों सोन और हकीमों को एक साथ जमा किया और फुरमान दिया कि फौरन इस बीमारी का इलाज ढूंढें वरना उनके सर कलम कर दिए जाएंगे। वजीर और हाकिम डर के मरे इधर उधर भागे मगर कोई हल न मिला। नीलोफर के घर में भी परेशानी थी। जयन ने सुबह उठ के कुआं से पानी निकाला और पिया तो उसने फौरन उगले दिया। मैरा ने चूल्हे पर चाय रखी तो उसका रंग काला हो गया। ये जहर वाला पानी था। नीलोफर ने फौरन बच्चों को मना किया और बोली पानी मत पीना, मगर प्यास लग रही थी। अचानक शयन ने फौवद की तरफ देखा और बोला, फौवद भाई, मुझे एक बात याद आ रही है। फौवद ने पूछा, क्या? शयन ने कहा, कुछ साल पहले मैं एक बार बहुत दूर की परवाज में गया था। एक पहाड़ों के उस पार एक छोटा सा झरना था। वहां का पानी इतना साफ और मीठा था कि एक बार पीने के बाद जिंदगी भर याद रहा। और वो पानी ना कभी जहर होता ना कभी सूखा। रहने वाले कहते थे कि वो शिफा का झरना है जो एक बार पिए सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर हम वो पानी ला सके तो शायद इस बीमारी से लोगों को राहत मिल सके। फौवाद ने गहरी सांस ली और बोला, शायन भाई, वो जगह कितनी दूर है? शायन ने सोचा और बोला, लगभग 7 दिन का सफर, मगर रास्ता मुश्किल है। बीच में एक सूखी रेती का बयाना आता है जहां गर्म हवा चलती है। फिर एक घना जंगल आता है जहां शायतानी पेड़ हैं जो रात को चलता है। और फिर एक बड़ी नदी जो बहुत तेज बहती है। जब मैं वहां गया था तो मैं अकेला था, तो मैं हल्का था, नहीं तो शायद ना जा पाता। फौवद ने कहा, मगर अब अगर नहीं गए तो लोगों का क्या होगा? पास पास के गांव में लोगों के बच्चे बीमार हैं। नीलोफर अम्मा की भी तरफ देखी जो परेशान बैठी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोई लफ्ज ना देना पड़ा। आंखें बोल चुकी थीं। फौवाद ने उठ के आहिस्ता से कहा, नीलोफर अम्मा, हम जाते हैं। शिफा का झरना ढूंढेंगे और पानी लाएंगे। नीलोफर ने पहले सर उठाया, फिर हैरात से दोनों को देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए खुशी आई, फिर डर भी। उसने कहा, तुम दोनों इतने छोटे हो, इस लंबा सफर में क्या होगा आप लोगों का? मैरा ने फौवद का पर पकड़ के कहा, फौवद भाई मत जाओ, मैं डरा हूं।
जायन ने शयन को अपनी उंगली पर बिठा के कहा, भाई, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। शयन ने आहिस्ता से कहा, नहीं जयन भाई, इंसान वहां नहीं जा सकता। रास्ता इतना कठिन है कि सिर्फ परिंदे ही उसे पार कर सकते हैं। मगर नीलोफर अम्मा, एक काम करो, एक मिट्टी का कुंड बनाओ, हम पानी लेके आएंगे और उसी में डाल देंगे, सब पिएंगे और ठीक हो जाएंगे। नीलोफर की आंखें भर आई। उसने दोनों कबूतरों को अपनी हथेली पर बिठाया, उनके माथे पर चूमना दिया जैसे अम्मी अपने बेटन को चूमती है सफर से पहले। उसने कहा, अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो, जल्दी आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। फौवद ने अपनी चोंच से नीलोफर का हाथ हल्का सा छुआ। शयन ने मेरा की तरफ देख के एक बार अपने पर फैलाए जैसे बोल रहा हो, घबराओ मत। और फिर दोनों ने आसमान की तरफ परवाज भरी। पहला दिन ठीक रहा, हवा साजगर थी, आसमान साफ था। शयान जो रास्ता जानता था वो आगे आगे था और फौवाद पिछू पिछू। उन्होंने एक आरामगाह पे रुकते हुए छोटी छोटी बातें की। फौवद ने कहा, शयन भाई, बहुत दिनों से ये ख्याल था कि एक बार फिर खुली परवाज करें। वो जो दिन पिंजरे के होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। शयन ने मुस्कुरा के कहा, हां, मगर इस वक्त सबसे बड़ी परवाज नीलोफर अम्मा के बच्चों की हंसें लौटानी है। फौवद ने सर हिलाया और दोनों आगे बढ़ गए। दूसरे दिन रेती का बयाना शुरू हुआ। गर्म हवा थी जो मुंह पे मरती थी जैसे आग की लपेटीन हों। पौन जमीन पर नहीं रख सकते थे क्योंकि रेती इतनी गर्म थी। शयन ने कहा, हमें ऊंचे रहना होगा, हवा में नहीं उड़ना होगा। नीचे मत आओ। फौवद ने पूछा, मगर पानी कहाँ मिलेगा? शयन ने कहा, बयाना के बीच एक जगह है जहां कुछ खरदर पौधे होते हैं, उनके पास थोड़ा थोड़ा पानी मिलता है। हम वहां रुक के पिएंगे। घंटों की परवाज के बाद वो पौधे मिले। कांते भरी झादियां थीं, मगर शयान ने आहिस्ता से अपनी चोंच से पट्टे के गिर्द से थोड़ा थोड़ा पानी छा। फौवद ने भी किया। थोड़ा थोड़ा पी के दोनों आगे बढ़ गए। तीसरे दिन जंगल शुरू हुआ। पहले तो जंगल आम जंगलों जैसा लगा, बाड़े पेड़, घनी शाखें, चिपकती हुई मिट्टी। मगर जब शाम हुई तो कुछ अजीब हुआ। एक पेड़ की शाख हिली, न हवा थी, न कोई जानवर। फिर दूसरी शाख हिली, फिर एक सरा पेड़ जैसे खींच रहा हो अपनी तरफ। शयान ने हल्के से कहा, फौवद भाई, ये वही शैतानी पेड़ हैं, इनसे दूर रहना, ये परिंदाओं को पकड़ लेते हैं। फौवाद ने अपने पर थाम के कहा, फिर हम कहां जाएंगे? शयान ने कहा, एक ही तडबीर है, हम पेड़ की शाखों के बीच से नहीं उड़ेंगे, हम पेड़ की चोटियों के ऊपर से जाएंगे, बहुत ऊपर, जहां तक इनकी शेकी न पहुंचें। फौवद ने सांस ली और दोनों बहुत ऊपर उठ गए। जंगल नीचे था और वो उसके ऊपर थे। आधी रात तक उन्होंने यही किया। फिर जंगल खत्म हुआ और खुले आसमान में आए तो दोनों ने चैन की सांस ली। वो एक पेड़ पर बैठे रात गुजारी। सुबह जो आई तो दोनों की आंखों में नींद की वजह से सुर्खी थी, मगर अज़म वो ही था। चौथे दिन वो नदी के किनारे पहुंचे। नदी बहुत बड़ी थी, तेज बहती थी। धार इतनी जोरवर थी कि नीचे पत्थर भी इसकी तरफ रोज जगह छोड़ते लगते थे। फौवद ने कहा, यह नदी सीधा पार करना मुश्किल लगता है। शयन ने सोचा, फिर ऊपर देखा। नदी के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी शाखें दोनों तरफ तक पहुंची हुई थी। शयन ने कहा, अगर हम उस शाख के ऊपर से गुजरें तो नदी के ऊपर गुजार सकते हैं, मगर पेड़ की शाखें काफी ऊंचा थीं, क्या वो ऊपर जा सकते थे? फौवाद ने कहा, कोशिश करते हैं। दोनों पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर गए, फिर एक के बाद एक शाख पकड़ के आगे आगे गए। नदी के किनारे तक पहुंचे तो एक छोटी सी छाल और वो दूसरी तरफ थे। फौवद ने सांस थाम के छाल मारी, पर फैलाए और दूसरी तरफ पहुंच गए। शयन भी आया। दोनों पेड़ की डाली पर बैठ के नीच बहती हुई नदी देखने लगे। फौवाद ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। शयन ने कहा, अभी आधा सफर बाकी है वापसी का। फौवाद ने हंसा और बोला, पहले पहुंचे तो सही। पांचवें दिन एक छोटे से गांव के ऊपर से गुजरे। नीचे एक बच्ची रोती थी। शयन ने फौवाद की तरफ देखा। फौवाद ने कहा, चलो नीचे चलते हैं। वो नीचे उतारे। बच्ची ने इन्हें देख के आंसू पोंछे। उसने बताया कि उसकी अम्मी बीमार है और पनी जहर अला हो गया है, इसलिए वो पा सकती नहीं। शयन ने बच्ची से कहा, घबराओ मत बेटी, हम एक ऐसा पानी लाने जा रहे हैं जिसे सब ठीक हो जाएंगे। तुम अपनी अम्मी को समझाओ कि पानी मत पियो। कुछ घंटों में हम वापसी पर यहां से गुजरेंगे और तुम्हें पानी देंगे। बच्ची ने इन्हें हैरात से देखा। फिर उसने कहा, मगर तुम सिर्फ परिंदे हो,
शयन ने मुस्कुरा के कहा, हाँ, मगर ने किरादे वाले परिंदे हैं। फौवद ने बच्ची के सिर पर अपने पर से हल्का सा सलाम किया और दोनों आगे बढ़ गए। चौथे दिन वो पहुंचे एक बहुत घनी वाड़ी में। हरा भरा था, खुशबू आई, ठंड महसूस की, और फिर एक अजीम सी आवाज, पानी का बहना, झरना। फौवद ने आंखें बंद की और फिर खोली। सच में वो झरना था। सेफ्ट पानी था जो ऊंचे पहाड़ों से गिर के एक साफ तलब में जमा होता था। पत्थर चमकदार थे। पानी इतना साफ था कि नीचे की हर चीज सीधी नजर आती थी। शयन ने कहा, यही है शिफा का झरना। फौवाद ने आहिस्ता से उत्तर के अपनी चोंच पनी में डाली। एकदम ठंड और मीठा। उसने पिया और उसकी सारी थकाई एक पल में दूर हो गई, जैसे हवा से भर गया हो। शयान ने भी पिया और दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोई लफ्ज न था, बस एक शुक्रिया आंखों में था जो अल्लाह की तरफ था। मगर प्रॉब्लम यह थी कि वो पानी कैसे लेके जाएंगे। उनके पास कोई बर्तन न था, न कोई थैला, न कोई चीज जिसमें पानी भरें। फौवद ने सोचना शुरू किया। शयन ने नजर दौड़ें। फिर अचानक शयन ने एक पुराना बंदा गया दरख्त देखा। उसकी शाख में एक खोखल थी। एक नेचुरल खाना बना हुआ था। शयन ने कहा, फौवद भाई, अगर हम इस खोखल को झरने के नीचे लाएं और पानी भर लें, फिर अपनी चोंच से ऊपर उठा के लाएं तो क्या होगा? फौवद ने सोचा, मुस्कुराया, कहा, हां, हो सकता है, मगर यह तो भारी होगा। शयन ने कहा, हम दोनों मिलके उठाएंगे। दोनों ने मिलके वो खोखल आहिस्ता से झरने के नीचे रख दी। पानी भर गया। फिर दोनों ने अपनी चोंच में वो खोखले की दो अलग अलग डालियां पकड़ी और धीरे धीरे उठा के चला। पहली बार उसने उठा के आधा कदम लिया तो छलक गया। फिर दोबारा कोशिश, इस बार धीरे धीरे, बराबर। फौवद एक तरफ, शयन दूसरी तरफ। वो चले, उड़ा भी नहीं सकते थे क्योंकि पानी गिरता तो जमीन के करीब करीब रहे। बहुत आहिस्ता, बहुत धीरे, मगर चलते रहे। वापसी का सफर ज्यादा मुश्किल था। नदी तक पहुंचे, वहां रुका। खोखल को जामिन पे रख के दोनों ने सोचना शुरू किया। शयान ने कहा, नदी के ऊपर पेड़ की शाख से नहीं गुजार सकते, पानी छलक जाएगा। दोनों ने सोचना शुरू किया। फिर फौवाद ने कहीं दूर एक पुराना बड़ा पत्थर देखा जो नदी के एक हिस्से पे कुछ पानी को रोक रहा था, जिससे एक जगह पानी काफी शांत था। फौवाद ने कहा, वहां छोटे छोटे पत्थर भी हैं, शायन वो देखते हो? शायन ने आंखें सींकी। हां भाई, मगर वो पत्थर पास पास नहीं है। फौवाद ने कहा, हम एक एक पत्थर से कूद सकते हैं, हल्की हल्की परवाज, एक से दूसरे पर। बीच में खोखल रखना होगा। शयन ने कहा, यह खतरनाक है। फौवद ने कहा, और कोई रास्ता नहीं। चलो। दोनों ने खोखल को आहिस्ता पकड़ा। पहले पत्थर पे गए, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। बीच में एक बार फौवद का पैर फिसला और पानी का कुछ हिस्सा छलक गया, मगर वो संभाल गए। फिर चौथा पत्थर, पांचवा, और फिर दूसरी तरफ। दोनों ने सांस ली। पानी थोड़ा कम हो गया था, मगर था। शयन ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। फौवाद ने हंस के कहा, चल आगे चल। जंगल आया। इस बार उन्होंने वो ही किया। पेड़ की चोटियों के ऊपर से गुजरे, मगर इस बार खोखल साथ था। बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत हिम्मत से। रात जंगल में गुजरी, मगर दोनों सोते नहीं थे। खोखल उनके साथ था। वो बार बार उसे चेक करते। रेती का बयाना आया। वहां परवाज करना मुश्किल था। हवा तेज थी, मगर दोनों ने मिलके खोखल को अंदर और अपना पर बाहर करके हवा से लड़ते हुए गुजरे। फिर छोटे से पौधे मिले, वहां रुके। पानी भरा खोखल रख के थोड़ा आम खाया जो रस्ते में पेट से मिला था। पिया कुछ नहीं, क्योंकि खुद का पानी जहर अला था और झरने का पानी सिर्फ लोगों के लिए था। 7 दिन बाद वो वापस जाफारिया पहुंचे। शयान ने पहले से ही सोच रखा था कि पानी कैसे बटीनगा। उसने नीलोफर अम्मा के घर पहुंचते ही कहा कि तमाम लोगों को लाओ। नीलोफार ने न्यूज फैलाई। देखते ही देखते आंगन में लोग जमा हो गए। वजीर के आदमी भी आए, छोटे बड़े, बीमार, कमजोर, प्यासे, सब। फौवद ने खोखल सीधे करीब ले आया। नीलोफर ने एक मिट्टी का कुंड पहले से बना के रखा था। खोखल कुंड के ऊपर झुकाया तो शीफा का पानी उसमें गिरने लगा। चमकदार, साफ, मीठा। लोग आगे बढ़े और पीने लगे। बची जो रास्ते में मिली थी वो भी थी। उसने अपनी अम्मी के लिए एक मटकी में ले गई। कुछ ही देर में जो बीमार थे उनके चेहरे पर रंग आया, आंखें खुली। बुजुर्गों ने हल्की सी आवाज में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। जयान ने फौवद को अपनी कांध पर बिठाया। मेरा ने शैन को अपनी उंगलियों पर। नीलोफर की आंखों में आंसू थे, मगर वो मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कुराहट जो दोनों कबूतर पूरी जिंदगी भूलना नहीं चाहते थे। उसने कहा, तुम दोनों ने ये क्या कर दिया? फौवद ने कहा,
अम्मा, हमने वही किया जो करना चाहिए था, शयान ने कहा, और वैसे भी वापस न आते तो तुम्हारा खाना कौन खाता। नीलोफर हंस पड़ी, फिर रो पड़ी, फिर हंसी। दोनों बच्चों ने भी हंसा। खबर पूरी सल्तनत में फैल गई। बादशाह तैमूर को जब पता चला कि 2 छोटे कबूतर शिफा का झरना ढूंढ के लाए हैं तो उससे भी हैरत हुई। उसने दोनों को दरबार में बुलाया। फौवद ने शयान की तरफ देखा और धीरे से कहा, जाना चाहिए या नहीं। शयान ने कहा, अगर बादशाह अच्छा बात करना चाहता है तो सुनो, और अगर बुरा करना चाहता है तो भी सुनो, मगर दरबार में झुकना मत। फौवद मुस्कुराया और दोनों दरबार में गए। बादशाह तैमूर ने दोनों को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चीज थी आज। वो सख्त आदमी था, मगर शायद कुछ दिल का कोना था जहां अभी इंसानियत की एक छोटी सी लौ जलती थी। उसने कहा, मैंने सुना कि तुम दोनों ने अपनी जान खतरे में डाल के मेरे लोगों के लिए पानी लाए। क्यों? फौवाद ने आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत, ये आपके लोग हैं तो हैं, मगर ये इंसान हैं पहले। और कोई इंसान रोता हो और किसी के बस में कुछ हो और वो न करे तो ये इंसानियत नहीं। बादशाह ने कुछ नहीं कहा। काफी देर चुप रहा, फिर उठका और खिड़की के पास गया और बाहर देखा। शहर नजर आ रहा था। गरीब लोग थे, बच्चे थे, बुस्तान थे जो फिर से हरे हो रहे थे। बादशाह ने एक गहरी सांस ली, फिर बोला, मैंने बहुत जालिम की। ये बात मुझे कोई इंसान नहीं सिखा सकता था, 2 छोटे कबूतर ने सिखा दी। उसने फुरमान दिया कि आज से जफारिया में नया दस्तूर होगा। मजदूरों को मजदूरी पूरी मिलेगी, किसानों की फसल का ज्यादा हिस्सा उनके पास रहेगा। कायद लोगों को रिहा किया जाए और वो खुद भी अपनी जिंदगी का हिसाब देगा आज से। दरबारियों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। यह बादशाह तैमूर की आवाज थी, मगर अल्फाज अलग लग रहे थे। कुछ दिनों में जाफारिया बदलने लगा। लोगों के चेहरे खिले, बाजों में रगी थी और आंखों में उम्मीद। नीलोफर का कपड़े सीने का काम भी बढ़ गया क्योंकि लोगों के हाथ में थोड़ी मजदूरी थी। जयं को एक दुकान में काम मिला। मैरा ने पढ़ना शुरू किया। छोटी झोपड़ी में जो कुछ महीने पहले अंधेरा था, वहां अब एक छोटी सी खुशी का दिया जलता था। फौवद और शयन रोज बेर के दरख्त पर बैठे रहते। कभी नीलोफर से बातें करते, कभी जयान और मेरा के साथ खेलते। शयन रोज सुबह कोई अजीब सी नक लगाता और सब हंसते हंसते पगाल हो जाते। फौवद रोज रात को कोई पुरानी कहानी सुनाता, वो कहानियां जो उसके अबाब ने उस सुनाई थीं, परिंदाओं की, दरख्तों की, नदियों की। एक शम शयन चुप बैठा था। फौवाद ने देखा और पूछा, क्या हुआ भाई? शयन ने कहा, कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि दुनिया में और भी जगहें हैं, और भी लोग हैं, और भी जरूरतें हैं। फौवद ने मुस्कुरा के कहा, हाँ, मगर अभी नीलोफर अम्मा के घर का बिरखाओ, यहां भी बहुत काम बाकी है। शयन ने हंसा और कहा, हाँ, सच बोल रहे हैं, और बिर भी बहुत अच्छा था इस बार। कुछ महीने बाद एक मुसाफिर आया, एक बुढ़ा आदमी, थाका हुआ, हाथ में निकला थी। उसने नीलोफार के दरवाजे पर दस्तक दी। नीलोफार ने दरवाजा खोला। मुसाफिर ने कहा, बजी, मुझे पता चला कि यहां 2 कबूतर रहते हैं जो बात करते हैं। क्या यह सच है? नीलोफर ने कहा, हाँ। क्यों? मुसाफिर ने बताया कि वो बहुत दूर से आया है। उसके इलाके में एक बड़ी मुसीबत है। एक डाकू की टोली है जो लोग पूरे गांव को लूट लेती है। वो रात को आते हैं, सबका सब ले जाते हैं। लोग भूख से मर रहे हैं। किसी में हिम्मत नहीं कि उनके खिलाफ जाएं। उसने कहा कि उसने सुना है कि इन कबूतरों ने जो नहीं किया वो इंसानों ने भी नहीं किया। शायद ये मदद कर सकें। फौवाद और शयन ने एक दूसरे को देखा। नीलोफर ने कुछ कहा नहीं, वो जानती थी ये दोनों फिर जाएंगे, फिर एक खतरनाक सफर होगा, फिर हर रातें इनकी फिक्र में जाएंगी। मगर उसने उन्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानती थी कि यही उनकी फितरत थी। इन्हें रोकना सुना की तरफ से रोकना था। फौवाद ने मुसाफिर से कहा, बाबा, तुम आज रात आराम करो नीलोफर अम्मा के घर में, सुबह हम साथ निकलेंगे। नीलोफर ने मुसाफिर के लिए खाना बनाया। उसके बाद मैरा ने चादर बिछा दी। बुढ़ा आदमी हल्की सी दुआ दे के सो गया। रात को नीलोफर ने दोनों कबूतरों के लिए उनके मनोसंद खाना रखा, बेर भी रखे, कुछ मीठे दाने भी रखे। वो खाते रहे और नीलोफर बैठी रही, कुछ नहीं बोली, बस देखती रही। फौवाद ने आहिस्ता से कहा, अम्मा, परेशान मत हो। शयान ने कहा, हम आएंगे वापस। नीलोफर ने आंखें बंद की, फिर खोली, फिर मुस्कुरा के बोली, जानता हूं, बस जल्दी आना, घर सूना लगता है जब तुम नहीं होते। सुबह मैरा ने दोनों के लिए रास्ते का खाना तैयार किया, छोटे छोटे दानों की पुतली जो वो रास्ते में खा सकें।
जायन ने कहा, भाई फौवाद, भाई शायन, अपना ख्याल रखना। फौवाद ने कहा, रखेंगे भाई, और तुमसे एक काम है, नीलोफर अम्मा का ख्याल रखना। जायन ने सर हिलाया। मुसाफिर आगे आगे था और दोनों कबूतर उसके साथ। लगभग 3 दिन का सफर था। पहले दिन ठीक रहा। दूसरे दिन एक बड़ी परेशानी आई। एक तेज तूफान आया, बिजली चमकी, बारिश हुई। मुसाफिर एक पेड़ के नीचे छुप गया। दोनों कबूतर भी आस पास एक शाख पर बैठ गए। बारिश में उनके पर भीग गए, थक भी गए, मगर जब बारिश रुकी तो दोनों ने अपने पर झाड़े और आगे बढ़ गए। तीसरे दिन वो उस गांव के पास पहुंचे। दोनों ने ऊपर से देखा। गांव छोटा सा था। फूटोन के मकान, तूती छातें, दरख्तों पे कोई मेवे नहीं। मुसाफिर ने बताया कि डाकू की टोली रात को आएगी। क्या सोच लिया तोला ने? शैन ने कहा, हम पहले डाकुओं का इरादा समझना चाहते हैं। देखेंगे कि वो कैसे आते हैं और कहां से, फिर कुछ सोचेंगे। रात आई। दोनों कबूतर एक ऊंच जगह पर बैठे रहे और देखते रहे। घंटे भर बाद एक तरफ से घोड़ों की तापें सुनाई दें। एक बड़ी टोली थी, कोई 5-6 आदमी। वो सीधा गांव की तरफ बढ़ रहे थे। मगर एक चीज शयान ने देखी। रास्ते के एक मोड़ पर एक पुराना पगडंडी था जो एक घने जंगल की तरफ जाता था, और सारे डाकू उसी मोड़ से आते थे। मतलब उस मोड़ के करीब कुछ खास था। शयान ने कहा, फौवाद भाई, वो मोड़, वहां कुछ है। फौवाद ने कहा, हाँ, मैंने भी देखा। चलो देखते हैं। रात के अंधेरों में दोनों उस मोड़ पर गए। वहां एक पुराना दरख्त था, बड़ा सा, और उस दरख्त की खोखल में एक मिट्टी का बर्तन था। फौवाद ने चोंच से उठाया। उसमें कुछ था, कागज, पुराना, लिखावट थी, डाकुओं का ऐलान। अगर गांव के लोग इनके खिलाफ जाएंगे तो वो पूरा गांव जला देंगे। ये उनका खौफनाक हथियार था, लोगों को दारा के खामोश रखना। शयान ने एक पल सोचा, फिर बोला, फौवाद भाई, अगर ये कागज गांव के लोगों को मिल जाए तो वो जन जाएंगे कि ये सिर्फ धमकी है। डाकुओं के पास इतनी ताकत नहीं, वो सिर्फ दार पे जी रहे हैं। फौवाद ने कहा, ये तूने सही कहा। दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता वो कागज उठाया और गांव के सरदार के घर ले गए। सरदार बूढ़ा था, बीमार भी था, मगर जब उसने वो कागज देखा तो उसकी आंखों में कुछ जगा। उसने कहा, ये सच है? डाकू असली में इतने ताकतवर नहीं हैं? फौवाद ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ दारा के रखते हैं। अगर आप सब मिलकर एक साथ खड़े हो जाओ तो वो खुद भाग जाएंगे। सरदार ने सोचा, फिर गांवों के बाकी मर्दों को जमा किया। रात भर उन्होंने कुछ सोचा और फैसला किया कि कल रात अगर डाकू आएंगे तो वो तैयार रहेंगे। अगली रात डाकू आए, मगर इस बार उन माकों के दरवाजे खुले थे। वो सोचते थे कि वो ऐसे ही अंदर जाएंगे, मगर जब वो अंदर पहुंचे तो गांव के मर्द उनके इंतजार में खड़े थे, हाथ में लाठियां, दांतें और जो कुछ भी था वो। डाकू ने धमकी दी कि वो सबको जला देंगे। सरदार ने कहा, गो अहेड, हम नहीं डरते। और सच में डाकू घबरा गए। उन्हें उम्मीद ना थी कि यह लोग कभी खड़े होंगे। एक ने दूसरे को देखा, फिर वो घोड़े लेके भाग गए। पूरा गांव चीख उठा खुशी से। फौवाद और शयान ऊपर से ये तमाशा देख रहे थे। ताबिश ने कहा कुछ और ना, बस एक लंबी सांस ली और दोनों ने एक दूसरे को देखा। गांव वालों ने सुबह दोनों कबूतर ढूंढे, उन्हें ना मिले क्योंकि वो रात के पिछले पहर में ही निकाल गए थे। किसी ने देखा ना था। मुसाफिर बुदा ने एक रोज फिर ढूंढा मगर वो जा चुके थे। कुछ दिन बाद वो वापस नीलोफर के घर पहुंचे। बेर के दरख्त पर बैठे। एक बार फिर नीलोफर ने देखा और मुस्कुराई, कुछ ना पूछा, बस अंदर गई और दोनों का मंगलसूत्र खाना तैयार किया। बेर और मीठे दाने। शायन ने एक बेर ली, मुंह में रखा और आह भर के कहा, नीलोफर अम्मा के हाथ का खाना सच में दुनिया में कोई नहीं। फौवाद ने हंसा, जायन ने हंसा, मैरा ने हंसा, नीलोफर ने भी हंसा, और घर में वो खुशबू आ गई जो तब आती है जब घरों में मोहब्बत होती है। और यून जाफारिया की ये छोटी सी कहानी जो 2 कबूतर की थी वो नस्लों तक यादों में रही। लोग कहते रहे कि फौवाद और शयान ने जो किया वो किसी बड़े बादशाह या किसी बड़े फौज ने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये किया कि जब जरूरत थी वो खड़े हुए, बिना किसी इनाम की तमन्ना के, बिना किसी शुहरात की चाहत के, बस इसलिए कि दिल ने कहा कि यही सही है। और यही ही असली ताकत है जो दिलों में रहती है, जो पर फैलाए बिना भी उड़ान देती है और जो कभी नहीं मरती।